टॉपिक का नाम अगले पेज पे चलें और अगले पेज पे लिखा होगा जो 2022 वाला एडिशन है उसमें उसने लिखे होंगे वो लिगामेंट्स। लिगामेंट्स हम कल पढ़ेंगे, लिगामेंट्स आज नहीं पढ़ेंगे। और हम आज पढ़ेंगे हिस्टोलॉजी, और आगे उसने लिखा होगा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट हिस्टोलॉजी या फिर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एनाटॉमी लिखा होगा। तो उसको जरा खोलें और मैं आपको समझाता हूँ, बहुत आसान है। ठीक है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की जो हिस्टोलॉजी है, जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसकी कौन कौन सी लेयर्स होती हैं। तो इसकी लेयर्स की हम बात कर लेते हैं। इसकी लेयर्स कौन कौन सी होगी? इसकी लेयर्स कौन कौन सी होगी? इन साइड टू आउट, मतलब कि अंदर अंदर से हम अगर बाहर की तरफ आए तो हमारी जो लेयर्स होंगी वो कौन कौन सी होंगी। तो आपको बहुत प्यारा उसने एक निमोनिक बताया हुआ है, दैट इज MS MS। ठीक है, MS आपने याद रखना और आपको ये याद रहेगा। देखो, सबसे पहले पहली जो अंदर की तरफ लेयर होती है, फर्ज हम ना बनाते हैं। ये क्या है, फर्ज करो मैंने एक कोई भी जीआईटी का स्ट्रक्चर लिया और मैंने उसको जरा ट्रांसवर्सली कट करके देखा, तो जो दरमियान वाली लेयर होगी, जो सबसे अंदर वाली लेयर होगी, उसको हम क्या कहेंगे? म्यूकोजा कहेंगे। उसको हम क्या कहेंगे? म्यूकोजा। अब जरा म्यूकोजा के बारे में पढ़ लेते हैं। एम से आपने क्या याद रखना है? म्यूकोजा। तो जो म्यूकोजा होता है इसके पास इलम बहुत ज्यादा होता है। दोबारा सुने, जो म्यूकोजा होता है इसके पास नॉलेज बहुत ज्यादा होता है। ये मैं क्यों बता रहा हूं अभी आपको समझ आ जाती है। जो म्यूकोजा होता है इसके पास ना इलम बहुत होता है, ELEM, इलम। इसके पास इलम बहुत होता है। ई से आपने क्या याद रखना है? एपिथीलियम। इसमें क्या होता है? एपिथीलियम बहुत ज्यादा होता है, मतलब कि इसमें एपिथीलियम होगा। एल से आपने क्या याद रखना है? जो एल है, ई से एपिथीलियम, एल से आपने क्या याद रखना है? लेमना प्रोप्रिया। जो म्यूकोजा होता है इसका अलहदा लेमना प्रोप्रिया होता है, लेमना प्रोप्रिया। ठीक है, लेमना प्रोप्रिया। और एम से आपने क्या याद रखना है? एम से आपने क्या याद रखना है? ई से एपिथेलियम, एल से लेमना प्रोप्रिया, और एम से आपने क्या याद रखना है? मस्कुलरिस म्यूकोजा। मस्क्यूलरिस म्यूकोजा, मस्कुलरिस म्यूकोजा। ठीक है, तो जो म्यूकोजा होगी उसके पास इलम बहुत होगा। इलम से आपने क्या याद रखना है? उसमें एपिथेलियम होगा, लेमना प्रोप्रिया होगा, और क्या होगा? मस्कुलरिस म्यूकोजा होगा, मस्कुलरिस म्यूकोजा होगा। उसके बाद आपके पास एम एम हो गया। ठीक है, एम हो गया। उसके बाद आपके आता है एस। तो एस से आपने क्या याद रखना है? सब म्यूकोजा। म्यूकोजा और उसके जो बाहर वाली लेयर होती है वो क्या होती है? सब म्यूकोजा। ठीक है, तो जो सब म्यूकोजा होगी, जो सब म्यूकोजा होगी, इसमें आपका एक होता है नर्व प्लेक्सिस। नर्व का मतलब क्या होगा? नर्व। और प्लेक्सिस का मतलब क्या होता है? गुच्छा। ठीक है, तो अगर इसमें इसमें क्या होता है? नर्व प्लेक्सिस होता है। इस नर्व प्लेक्सिस का एक बहुत प्यारा सा नाम है, और इसको हम कहते हैं मीजनर। देखो, एस से स्टार्ट हो रहा है तो आपने कहना है कि मीजनर। ठीक है, मीजनर, डबल एस, मीजनर। मीजनर प्लेक्सिस, जो मीजनर प्लेक्सिस होता है किसमें होता है? सब म्यूकोजा में होता है। जो जीआईटी का सब म्यूकोजा होता है, इसमें एक लेयर ऑफ, इसमें एक प्लेक्सिस होता है, गुच्छा होता है नर्व्स का, उसको हम कहते हैं मीजनर प्लेक्सिस। इसको हम क्या कहते हैं? मिजनर प्लेक्सिस। इसका क्या काम होता है? अब जो सब म्यूकोजा होता है आपने याद रखना है कि जो आपके ग्लैंड्स होते हैं, जो आपके ग्लैंड्स होते हैं वो किस में होते हैं? सब म्यूकोजा में होते हैं। जो ग्लैंड्स होते हैं वो कहाँ पे होते हैं? सब म्यूकोजा में होते हैं। और ग्लैंड्स का क्या काम होता है? स्क्रीशन। तो जो मिजनर प्लेक्सिस होगा ये किसको, ये स्टिमुलेट करेगा ग्लैंड्स को टू प्रोड्यूस स्क्रीशन, टू प्रोड्यूस स्क्रीशन। तो जो आपका सब म्यूकोजा होता है ये क्या पैदा करता है? स्क्रीशन बनाता है। ये क्या बनाता है? जीआईटी की स्क्रीशन बनाता है। दोबारा सुने, जो सब म्यूकोजा होता है इसमें मिजनर प्लेक्सिस होता है, और ये ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है ताकि क्या बने? सिक्रीशंस बने। तीसरे नंबर पे आपका एम भी हो गया, एस भी हो गया, फिर आपका आता है एम। ठीक है, एम से आपने क्या याद रखना है? मस्कुलरिस एक्सटर्ना। ठीक है, मस्कुलरिस एक्सटर्ना, मस्क्यूलरिस एक्सटर्ना। मस्कुलरिस जो एक्सटर्ना है इसको हम आगे जाके भी पढ़ेंगे थोड़ा बहुत। जो मस्कुलरिस एक्सटर्ना है इसमें मसल्स होते हैं, सर्कुलर मसल्स भी होते हैं और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स भी होते हैं, जिससे आपकी पेरास्टाल्टिक मूवमेंट होती है। तो जाहिरी बात है कि इसमें क्या होंगे? मसल्स होंगे। जो मस्कुलरिस एक्सटर्ना है इसमें क्या होंगे? लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल और आपके सर्कुलर क्या होंगे? मसल्स होंगे। और मसल्स का क्या काम होता है? मूवमेंट करानी होती है। तो जो पेरास्टाल्टिक मूवमेंट होती है इन इट इज ड्यू टू मस्कुलरिस एक्सटर्ना। लेकिन जो मस्कुलरिस एक्सटर्ना है इसके पास एक गुच्छा होता है नर्व्स का, जिसको हम क्या कहते हैं? जिसको हम क्या कहते हैं? जिसको हम कहते हैं जी माइंटेरिक प्लेक्सिस। जिसको हम क्या कहते हैं? माइंटेरिक प्लेक्सिस। जिसको हम क्या कहते हैं? माइंटेरिक प्लेक्सिस। माइंटेरिक प्लेक्सिस कहते हैं। और जो माइंटेरिक प्लेक्सिस है, जो माइंटेरिक प्लेक्सिस है इसको हम प्यार से और भी क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं ऑरबैक प्लेक्सिस। इसको हम ऑरबैक प्लेक्सिस भी कहते हैं। ठीक हो गया, तो ये बहुत आसान सी बातें हैं कि जो आपका मस्कुलरिस एक्सटर्ना है इसने पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट करानी होती है, और इसमें क्या होता है? माइंटेरिक प्लेक्सिस होता है। इसमें क्या होता है? एम से मस्कुलरिस एक्सटर्ना, एम से माइंटेरिक प्लेक्सिस, और एस से सब म्यूकोजल, सब म्यूकोजल, और आप एस उसमें उसमें भी आ रहा है, मिजनर में भी आ रहा है। तो आपने ये याद रखना है कि कौन सा प्लेक्सिस किस में होता है, ये दोनों मिक्स हो जाती है, इसलिए आपने इसको निमोनिक से याद रखना है कि एम से मस्कुलरिस एक्सटर्ना और एम से माइंटेरिक प्लेक्सिस। अब जो माइंटेरिक प्लेक्सिस है ये क्या करेगा? ये स्टिमुलेट करेगा, किसको स्टिमुलेट करेगा? किसको स्टिमुलेट करेगा? मसल को स्टिमुलेट करेगा, ताकि क्या हो? मूवमेंट हो। डॉक्टर सुमीना पूछ रहे हैं जी इनमें डिफरेंस क्या होगा? जाहिर बात है इनमें डिफरेंस यही है कि जो एक प्लेक्सिस है, जो एक नर्व का गुच्छा है वो कहाँ पे है? सब म्यूकोजा में है। और जो दूसरा प्लेक्सिस है वो कहाँ पे है? उसमें मस्कुलरिस एक्सटर्ना में है।
दूसरा डिफरेंस ये है कि जो पहला हमारा मीजनर प्लेक्सिस है उसमें क्या आ रहा है, एस आ रहा है। तो एस से आपने क्या याद रखना है, सबम्यूकोजा, और एस से आपने क्या याद रखना है, सेक्रीशन। ये क्या कराता है, सेक्रीशन कॉज कराता है। और जो हमारा मैंटेरिक प्लेक्सिस है, ये इसको ऑरबैक प्लेक्सिस भी कहते हैं, और ये क्या करता है, ये मसल्स की मूवमेंट भी कराता है। जो हमारी पेरिस्टालसिस होती है, इट इज ड्यू टू मैंटेरिक प्लेक्सिस, इट इज ड्यू टू मैंटेरिक प्लेक्सिस। जी एम वाई, जी डॉक्टर काशिफ आप सही कह रहे हैं कि जो एम वाई होता है उसमें भी मसल होता है, तो ये मोटिलिटी के काम आता है। आप किसी भी तरीके से इसको याद कर सकते हो। तो एम से मसल, एम से मस्कुलर एक्सटर्ना, और एम से मोटिलिटी। ठीक हो गया, तो बहुत आसान सी बातें हैं। हम आगे चलते हैं, और आगे आपका एम देखें। एम एम से क्या पढ़ा हमने, म्यूकोजा। एस से क्या पढ़ा, सब म्यूकोजा। फिर एम से क्या पढ़ा, मस्कुलर एक्सटर्ना। और सबसे जो एंड वाला एस है, इससे हम क्या पढ़ेंगे, इससे हम पढ़ेंगे सिरोसा। ठीक है, जो सिरोसा सबसे बाहर वाली लेयर होती है उसको हम क्या कहते हैं, सिरोसा। लेकिन हम इसको सिरोसा कब कहेंगे और एडवेंटिशिया कब कहेंगे, तो इसको जरा गौर से सुन लेना। कि अगर ये क्या हो, अगर कोई ऑर्गन इंट्रा पेरिटोनियल है, ठीक है, अगर कोई ऑर्गन इंट्रा पेरिटोनियल है, मतलब कि पेरिटोनियम के अंदर वो धंसा हुआ है, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे इंट्रा पेरिटोनियल, और इसको, इस लेयर को हम क्या कहेंगे, सिरोसा। इस लेयर को हम क्या कहेंगे, सिरोसा। और अगर एक और ऑर्गन है, और वो क्या है, वो रेट्रो पेरिटोनियम है, वो पेरिटोनियम से बाहर है, एक्स्ट्रा पेरिटोनियम है, रेट्रो पेरिटोनियम है, या फिर पेरिटोनियम के बाहर है, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे एडवेंटिशिया। एडवेंटिशिया। ठीक है, तो अब जरा मैं आपका टेस्ट लेता हूं, मुझे जरा बताना शाबाश, कि जो ट्रांसवर्स होता है, जो ट्रांसवर्स कोलोन होता है, उसको हम उसकी बाहर वाली लेयर को सिरोसा कहेंगे या एडवेंटिशिया कहेंगे। जी, सारे लावे जरा जाग जाएं, जो सो रहा है जरा उठ जाएं। जो हमारा ट्रांसफर्स होगा उसको हम एडवेंटिशिया कहेंगे या सिरोसा कहेंगे। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, डॉक्टर आयशा कह रही हैं एडवेंटिशिया कहेंगे, और बाकी सारे तकरीबन कह रहे हैं कि सिरोसा कहेंगे। चले हम समझते हैं कि इसको हम क्या कहेंगे। देखें, जो हम आपका ट्रांसवर्स कोलोन होता है, जो ट्रांसवर्स कोलोन होता है, ये क्या होता है, ये इंट्रा पेरिटोनियम है। ये क्या होता है, इंट्रा पेरिटोनियम है, पेरिटोनियम के अंदर होता है। लेकिन जो असेंडिंग और डिसेंडिंग है, ये आउटसाइड द पेरिटोनियम होते हैं। जो असेंडिंग और डिसेंडिंग है, आउटसाइड द पेरिटोनियम होते हैं। लेकिन जो आपका ट्रांसवर्स कोलोन है, ये क्या होता है, इंट्रा होता है। तो जाहिर बात है, अगर वो इंट्रा है तो इसको हम क्या कहेंगे, सिरोसा कहेंगे। उसकी बाहर वाली लेयर को क्या कहेंगे, सिरोसा कहेंगे। और अगर वो बाहर है तो उसको हम क्या कहेंगे, एडवेंटिशिया कहेंगे। चलें जी, डॉक्टर आयशा, अब आपसे मेरा एक सवाल है, मुझे बताएं जरा कि जो लिवर होगा, नहीं लिवर को छोड़ो, मुझे आप ये बताएं कि जो किडनी होगी, बल्कि किडनी में तो कैप्सूल होता है, किसमें किसका पूछे हम। देखें, आप मुझे बताएं यूरिटर का। यूरिटर की जो सबसे बाहर वाली लेयर होगी उसको हम एडवेंटिशिया कहेंगे, या फिर हम उसको सिरोसा कहेंगे। जी डॉक्टर आयशा, और बाकी भी जरा शाबाश जल्दी से बताएं कि उसको हम क्या कहेंगे, एडवेंटिशिया कहेंगे या सिरोसा कहेंगे। उसको हम कहेंगे, क्या कहेंगे, ये सिरोसा कौन कह रहा है, जो सिरोसा कह रहा है जरा वो एक दफा मतलब मुंह धो ले अच्छी तरीके से। अब मैं दूसरी दफा समझा रहा हूँ, तो ठंडे पानी से मुंह धोएं ताकि आपकी थोड़ी सी एनर्जी जागे वापस। जो आपकी होती है यूरिटर, उसकी जो बाहर वाली लेयर होती है, देखो जो यूरिटर है वो आउटसाइड पेरिटोनियम होती है। जो यूरिटर होती है वो आउटसाइड पेरिटोनियम होती है। तो उसमें क्या होगा, उसमें क्या होगा, उसमें आपका एडवेंटिशिया होगा। ठीक है, उसमें क्या होगा, एडवेंटिशिया होगा। तो ये अच्छे तरीके से आपने कर लेना है। जिसने गलत किया है, और अगर आप निमोनिक भूल गए थे तो निमोनिक अच्छे तरीके से याद रखा करें। देखें, अगर आपको ये लगता है कि आपको फर्स्ट एड भूल जाती है, तो इट इज वेरी नॉर्मल। ये हर बंदे को भूल जाती है, ये सिर्फ आपका मसला नहीं है, ये पूरे शहर का ये मसला है। तो फर्स्ट एड हर बंदे को भूल जाती है, लेकिन इसका सबसे जो मतलब हल यही है कि आप इसको बार बार पढ़े। अब देखिए, हमने इसको 15-20 दिनों में अगर एक सिस्टम खत्म करते हैं, तो जब आप इसको दोबारा पढ़ेंगे तो आपको मैक्सिमम 10 दिन लगेंगे एक सिस्टम पे। जब आप उसको तीसरी दफा पढ़ेंगे तो आपको शायद 8 दिन लगे। तो आहिस्ता आहिस्ता आपको टाइम कम लगेगा, लेकिन आपकी परमानेंट मेमोरी में जाता रहेगा ये। ठीक है, जो परमानेंट मेमोरी है, जो आपका हाइपोथैलेमस है, उसमें ये सारी चीजें चली जाएंगी। ठीक हो गया, तो आई होप कि आपको ये मेरी बातें समझ आ रही हैं और आपके ऊपर से नहीं गुजर रही। ओके जी, आगे एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और दैट इज योर एब्डोमिनल एओर्टा एंड इट्स ब्रांचेस। ठीक है, तो अगले पेज पे जरा चलें और आपको समझ आएगी फिर कि हम इसको क्यों पढ़ने लगे। बड़े बड़ा मतलब आपको अच्छा लगेगा, एक डॉक्टर वाली फील आएगी ये पढ़ के। ठीक है, तो इस टॉपिक का नाम क्या है, एब्डोमिनल एओर्टा। एब्डोमिनल एओर्टा, एब्डोमिनल एओर्टा एंड इट्स ब्रांचेस, एब्डोमिनल एओर्टा एंड इट्स ब्रांचेस। अब फर्स्ट एड वाले ने आपको थोड़ी सी इसकी एनाटॉमी बताई है, और बाकी उसने बताया हुआ है कि जब आप माशाल्लाह डॉक्टर बन जाएंगे तो आपको इसके मतलब क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए। ठीक हो गया, तो जरा हम इसको करते हैं और ध्यान से सुनना है। हाँ, डॉक्टर खिजर बता रहे हैं एक चीज रह गई है, सेल्स ऑफ कजाल। ठीक है, एक आपको पता है कि बॉलीवुड की एक एक्ट्रेस है बड़ी मशहूर, और जिसका क्या नाम है, काजल। ठीक है, तो आपने उससे याद रखना है सेल्स ऑफ कजाल। हमारी जीआईटी में इंटरेस्ट, जो जीआईटी का इंटरस्टिशियम होता है, जो जीआईटी का इंटरस्टिशियम होता है, उसमें क्या आते हैं, उसमें कुछ सेल्स होते हैं
जो कि जिनको हम कहते हैं सेल्स ऑफ कजाल, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, सेल्स ऑफ कजाल, कजाल कहते हैं। ये जो सेल ऑफ कजाल होते हैं ये क्या करते हैं, ये हमारा स्लो एक्शन पोटेंशियल पैदा करते हैं। अगर आपने गाइटन पढ़ी हुई है तो आपको पता होगा, वहां पे ना मैं आपको बताता हूँ, सिंपल करके बताता हूँ। देखो फर्ज करो ये आपका क्या है, मतलब एक ग्राफ हम बना लेते हैं। तो आपकी जो जीआईटी होती है ना, इसमें हर टाइम एक्शन पोटेंशियल आ रहा होता है, इसमें हर टाइम एक्शन पोटेंशियल आ रहा होता है। इसको हम कहते हैं स्लो वेव्स, इसको हम क्या कहते हैं, स्लो वेव्स। मतलब इसका जो एक्शन पोटेंशियल होता है ना वो बहुत कम होता है, इसमें इतना ज्यादा भी करंट नहीं होता। लेकिन इसमें कोई ना कोई ऐसी वेव होती है जो कि किसको, थ्रेशोल्ड को हिट कर जाती है, थ्रेशोल्ड को हिट कर जाती है। जब वो थ्रेशोल्ड को हिट करती है तो आपका पूरा मुकम्मल एक्शन पोटेंशियल होता है और फिर आपकी स्लो वेव चलती रहती है। तो जो ये आप मैंने लंबी वेव बनाई है, इसमें क्या होगी, इसमें कॉन्ट्रैक्शन होगी और बाकी में कुछ भी नहीं होगा। बाकी में एक्शन पोटेंशियल तो होगा लेकिन कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगी। जब आपकी कॉन्ट्रैक्शन कब होगी, जब आपका जो स्लो वेव है वो हिट करेगी, किसको हिट करेगी, आपकी उसको क्या उसको कहते हैं, यार मेरे जेहन से नाम निकल गया, थ्रेशोल्ड पोटेंशियल को। जब आपकी स्लो वेव थ्रेशोल्ड पोटेंशियल को हिट करेगी तब आपका क्या होगी, तब ही कॉन्ट्रैक्शन होगी। ये गाइटन ने पूरा एक पेज पे इसको सजा के लिखा हुआ है, तो मैंने आपको 2 मिनट में बता दिया कि स्लो वेव्स क्या होंगी। स्लो वेव जैसे ही थ्रेशोल्ड को आपके हिट करेंगी तो क्या होगा, आपकी पूरी कॉन्ट्रैक्शन होगी, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं एक्शन पोटेंशियल। अब जो सेल्स ऑफ कजाल हैं ये हमारी स्लो वेव्स पैदा करवाती हैं। ये जो स्लो वेव्स हैं वो किन की वजह से आती हैं, वो आती हैं सेल्स ऑफ कजाल की वजह से। बाकी उसने लिखा होगा कि जो स्टमक है, स्टमक में जो 1 मिनट में 3 वेव्स बनती हैं, ड्यूडनम में 1 मिनट में 12 वेव्स बनती हैं, और जो इलियम है उसमें 8 से 9 वेव्स बनती है। तो इसको आपने सिर्फ याद ही रख लेना, इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है। नहीं नहीं, इसमें वॉमिटिंग नहीं होगी, डॉक्टर खिजर आप इसमें कोई वॉमिटिंग नहीं होगी। देखें आप गलत समझ गए हैं। जो आपकी पेरास्टाल्टिक मूवमेंट होती है, पेरास्टाल्टिक मूवमेंट होती इसी वजह से है, सेल्स ऑफ कजाल की वजह से। सेल्स ऑफ कजाल क्या करते हैं, स्लो वेव्स बनाते हैं। स्लो वेव्स से कोई ना कोई ऐसी वेव होती है जो थ्रेशोल्ड को हिट कर जाती है। जब वो थ्रेशोल्ड को हिट करती है तो क्या होता है, एक्शन पोटेंशियल होता है, और क्या होती है, कॉन्ट्रैक्शन होती है और पेरास्टाल्सिस चलती है। तो जो सेल्स ऑफ कजाल है, आपने सिंपल याद रखना है कि जो सेल्स ऑफ कजाल है ये क्या करते हैं, ये पेरास्टाल्टिक मूवमेंट को इनिशिएट करते हैं। ये क्या करते हैं, इनिशिएट करते हैं। ठीक हो गया, बाकी इसमें कुछ भी याद नहीं करना, कोई इतनी मसले वाली बात नहीं है। अच्छा आगे चलते हैं। अब आगे आपने ना जरा यहाँ पे गौर करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है और आपने ये लाजमी समझना है। आज का जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो यही है जो अभी हम पढ़ने लगे हैं। देखो मैं आपको बिल्कुल सिंपल करके बताऊंगा, आपको अभी ये याद भी हो जाएगा और समझ भी आ जाएगी। देखो सबसे पहले तो हम एनाटॉमी पढ़ते हैं, थोड़ी सी एनाटॉमी पढ़ते हैं, और इस एनाटॉमी को हमने कल भी पढ़ना है, परसों भी पढ़ना है। तो फर्ज करो ये क्या है, एक एब्डोमिनल एओर्टा है, ठीक है, ये क्या है, एब्डोमिनल एओर्टा है। तो आपको पता है कि हमारे पेट में अल्लाह ताला ने क्या रखी है, एक एओर्टा रखी है, और जिसको हम क्या कहते हैं, एब्डोमिनल एओर्टा कहते हैं। ओके, अब ये क्या है, T1 लेवल है, ठीक है, ये क्या है, T1 लेवल है। और ये सॉरी, ये क्या है जी, आपका T12 T12 है। ये क्या है, T12 जो आपका थ्रेसिक 12 वर्टिब्रा का लेवल है। और ये क्या है, L1 है, ठीक है। उसके बाद हम L2 कर लेते हैं, L3 है, और आपका L4 है। और हमने इसको रीनल सिस्टम में पढ़ा था कि जो आपकी एब्डोमिनल एओर्टा है इसकी बाइफर्केशन कहाँ पे होती है, इसकी बाइफर्केशन होती है एट द लेवल ऑफ L4। तो ये एक एमसीक्यूज है कि जो एब्डोमिनल एओर्टा होता है इसकी बाइफर्केशन किस लेवल पे होती है। तो मैंने आपको बताया था, मैंने आपको 3 बातें बताई थी, जरा मुझे बताना शाबाश, कि जो L4 होता है इसमें क्या चीज बाइफर्केट करती है, जो C4 होता है, सर्वाइकल 4 वर्टिब्रा होता है, उसमें क्या चीज बाइफर्केट करती है, और जो आपका T4 होता है इसमें क्या चीज बाइफर्केट करती है। शाबाश, जल्दी बताएं मुझे, इंतजार कर रहा हूँ जी। डॉक्टर काशिफ लावा, एक्सीलेंट। कि जो आपका T4 है, जो ट्रैकिया होती है, ट्रैकिया 2 ब्रोंकाई में डिवाइड होती है। देखो जो ट्रैकिया होती है, जो आपकी सांस की नाली है, जब वो 2 ब्रोंकाई में डिवाइड होती है तो वो किस लेवल पे होती है, T4 के, ठीक है, T4 थ्रेसिक 4 वर्टिब्रा। जो आपकी ट्रैकिया 2 में डिवाइड होती है, इट इज एट द लेवल ऑफ T4। और जो आपकी कैरोटिड है आर्टरी है, जो कैरोटिड आर्टरी है वो 2 में डिवाइड होती है, और किस लेवल पे डिवाइड होती है, C4 पे, ठीक है। जो कैरोटिड आर्टरी है वो किस पे डिवाइड होती है, C4 पे, C4 पे। और जो आपकी एब्डोमिनल एओर्टा है ये किस लेवल पे डिवाइड होती है, L4 पे। तो आपने 4 4 याद रखना है कि 4 में क्या होती है, L4 पे क्या होता है, एब्डोमिनल एओर्टा डिवाइड होती है। C4 पे क्या होती है, कैरोटिड आर्टरी, ठीक है, कैरोटिड आर्टरी। और जो आपकी T4 है इसमें क्या होगी, ट्रैकिया आपकी बाइफरकेट करेगी, किसमें, ब्रोंकाई में। तो बोलेगा तो नहीं आइंदा, ये आपकी फर्स्ट ईयर पे लिखा हुआ है और आप माशाल्लाह सारे बोल के बैठे हुए हैं। मैंने आपको ये पढ़ाया भी था और बड़ा अच्छा अच्छा करके पढ़ाया था। चलें जी, आज के बाद आई होप कि आपको ये तीनों बातें नहीं भूलेंगी। T4 पे क्या होता है, C4 पे क्या होता है, और L4 पे क्या होता है, ये एमसीक्यू है तीनों। अब जो L4 है, पहला एमसीक्यू तो ये होगा कि L4 पे जो हमारी एओर्टा है वो क्या होती है, बाइफरकेट होती है। वो एक एओर्टा 2 में डिवाइड हो जाती है। ओके, इसको जरा हम पीछे छोड़ते हैं, अब हम जरा काम की बात करते हैं। आपने याद रखना है जो
T12 और जो L1 है, जो T12 और L1 है, इस लेवल पे आपकी एक ट्रंक निकलती है, एक ट्रंक निकलती है, और इसको हम क्या कहते हैं, सीलियक ट्रंक। इसको हम क्या कहते हैं, सीलियक ट्रंक कहते हैं। आपकी जो T12 और L1 है, इसमें आपकी एक ट्रंक निकलती है, एक ब्लड सप्लाई निकलती है, जिसको हम कहते हैं सीलियक ट्रंक। और इससे बहुत सारी ब्रांचेस निकलती हैं। इन ब्रांचेस को हम कल पढ़ेंगे, ठीक है, इन ब्रांचेस को हम कल पढ़ेंगे। फिलहाल जो आज मैं चीज बता रहा हूँ उसको जरा समझे। जो आपकी T12 और L1 है, इसके लेवल पे एक ट्रंक निकलती है, जिसको हम कहते हैं सीलियक ट्रंक। और सीलियक ट्रंक क्या करती है, हमारे फोरगट को, ठीक है, फोरगट किसको हम कहते हैं, हमारे जो ओसोफेगस से लेके, स्टार्ट ऑफ ओसोफेगस से लेके जो ड्यूडेनम का पार्ट है, उस वहां तक जो हमारी क्या होती है, फोरगट, वहां क्या होती है, फोरगट होती है। ठीक है, तो ओसोफेगस से लेके ड्यूडेनम तक क्या होती है, फोरगट होती है। और इसको कौन सप्लाई कर रहा होता है, इसको सप्लाई कर रहा होता है आपकी सीलियक ट्रंक। इसको कौन सप्लाई कर रहा होता है, सीलियक ट्रंक। और सीलियक ट्रंक किसको सप्लाई कर रही होती है, स्प्लीन को। ओके, इसको जरा पीछे छोड़ते हैं, हम आसान बात करते हैं। देखो, जो सीलियक ट्रंक भी हो गया, उसके नीचे आपने याद रखना है कि जो आपकी L1 है, L1 से थोड़ा सा नीचे आपकी एक और आर्टरी निकलती है, जिसको हम कहते हैं SMA। जिसको हम क्या कहते हैं, SMA, सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी। इसको हम कल या परसों इसको भी पढ़ेंगे। ओके, उसके नीचे आपकी एक और आर्टरी निकलती है, जो कि L3 के लेवल पे निकलती है, और इसको हम कहते हैं LMA। इसको सॉरी इसको हम क्या कहेंगे, सुपीरियर मेसेंटेरिक और इंफीरियर, ठीक है, IMA, इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी, इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी। ओके, तो ये दो आपने अब सीख ली कि यार ये तो हमें पता चल गया, ये तो पहले भी आती थी। अब हमने अपनी काम की बात क्या करनी है इसमें। जो काम की बात है वो ये है कि अब आपके पास ना एक मरीज आ गया, ठीक है, आपके पास एक शकील आ गया, एक शकील नाम का बंदा आ गया। और वो क्या है, वो उसकी प्रेजेंटेशन क्या है। अब आपके पास ना एक शकील आ गया है, और वो आपके सामने प्रेजेंट कैसे होता है। वो कहता है, डॉक्टर साहब, जब मैं खाना खाता हूँ तो खाने खाने के बाद मुझे बहुत शदीद पेट में दर्द होता है। जब मैं खाना खाता हूँ तो मुझे बहुत शदीद पेट में दर्द होता है। आप कहते हैं कि यार इसको अल्सर कोई हो सकता है। तो आपने उसकी हिस्ट्री पे क्या लिखा, पोस्ट प्रेंडियल। पोस्ट का मतलब क्या होता है, बाद में, और प्रेंडियल का मतलब क्या होता है, खाना खाने के बाद। ऐसी पेन जो खाना खाने के बाद हो, उस पेन को हम कहते हैं पोस्ट प्रेंडियल पेन। जो शकील साहब हैं, वो आपसे ये कह रहे हैं कि डॉक्टर साहब मुझे ना पोस्ट प्रेंडियल पेन है। मुझे क्या है, पोस्ट प्रेंडियल पेन है। जब मैं खाना खाता हूं तो उसके बाद मुझे बड़ी दर्द होती है। और माशाल्लाह हमारे बड़े डॉक्टर बता रहे हैं कि गैस्ट्रोड्यूडनल अल्सर है। आप सही कह रहे हो, ड्यूडनल अल्सर में पोस्ट प्रेंडियल पेन होती है। और जो आपका स्टमक अल्सर होता है, उसमें प्री प्रेंडियल, और मतलब पहले पेन हो रही होती है। तो इसको हम बाद में देखेंगे। फिलहाल जो मैं चीज समझाना चाह रहा हूँ उसको समझो। जो शकील है वो कहते हैं कि पोस्ट प्रेंडियल पेन है, पोस्ट प्रेंडियल पेन है, प्लस इसके साथ एक और सिम्टम है कि जो शकील साहब है वो बहुत ज्यादा पतले हैं। बॉडी उसकी क्या है, बहुत लीन बॉडी है। जो बॉडी है उसकी क्या, बहुत ज्यादा लीन है, वो बहुत ज्यादा पतला है, उसमें जरा भी फैट नहीं है। और जब वो खाना खाता है तो उसके बाद उसको होती है पेन। उसके बाद उसको क्या होती है, पेन। आप बड़े सियाने डॉक्टर बने और आपने उसका कर दिया अल्ट्रासाउंड। जब आपने उसका एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड किया तो आपको पता चला कि जो उसका ड्यूडेनम है वो कंप्रेस हुआ है। जो उसका ड्यूडेनम है वो कंप्रेस हो जाता है। जब वो खाना खाता है तो वो जो ड्यूडेनम है वो कंप्रेस हो जाता है। ओके, अब आप कहते हैं कि यार ये क्या चक्कर है। अब तो इसको जरा हम पढ़ते हैं। इस सिंड्रोम को हम क्या कहते हैं, इस सिंड्रोम को हम कहते हैं सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी सिंड्रोम। तो इसको जरा गौर से सुनना, बहुत आसान है, अभी आपको याद हो जाएगा। इसको हम कहते हैं सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी सिंड्रोम, सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी सिंड्रोम। ठीक है, अब देखो मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूँ, फिर आपको इसकी क्लियर कट समझ आएगी। आपकी बुक में भी डायग्राम बनी हुई है, देखें, ये डायग्राम आपके सामने है। जो हमारी होती है सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी, जो हमारी सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी होती है, फर्ज करें ये क्या है, एओर्टा। ये देखो उसने क्या बनाई हुई है, एओर्टा बनाई हुई है। और यहां से ये क्या निकल रही है, ये हमारी ये देखें, जो ये साइड पे क्या निकल रही है, आपकी सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी। ये क्या है, सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी है। अब जो ड्यूडिनम है वो दो दो आर्टरीज के दरमियान फंस चुका है। देखो ये दरमियान में क्या है, ड्यूडिनम है। दरमियान में क्या होता है, ड्यूडिनम होता है। और इस साइड पे क्या है, एओर्टा। एक साइड पे क्या है, एओर्टा। ये जो मैंने लाइन लगाई है ये एओर्टा है। और एक साइड पे क्या है, सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी है। अब सारे हम माशाल्लाह नॉर्मल बंदे हैं। हम सब में जो फैट है वो नॉर्मल है। जो हम में जो फैट है वो क्या है, नॉर्मल है। लेकिन जो हमारे पेशेंट शकील साहब है, शकील साहब में क्या है, शकील साहब इतने पतले हैं, वो खाते पीते हैं कुछ नहीं है। तो उनमें क्या है, उनमें जो फैट है वो नहीं है। उनमें जो फैट है वो बहुत कम है। तो जो फैट है, फैट एक कुशन का काम करती है, ड्यूडेनम को कंप्रेस नहीं होने देती। लेकिन जो शकील साहब है, शकील साहब इतने कमजोर हैं कि उनमें जो फैट है वो फैट है ही नहीं है, सिरे से है ही नहीं है। तो जब फैट सिरे से नहीं है, तो जो एओर्टा होगी और जो सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी होगी, जब जब इनमें ब्लड आएगा तो ये क्या कर देंगी, ये ड्यूडेनम को कंप्रेस कर देंगी,
जब ड्यूडेनम कंप्रेस होगा तो क्या होगा, आपको जो शकील होगा उसको पेन होगी, शकील को क्या होगी, पेन होगी। तो ये मोस्टली जो पेन होती है ये पोस्ट प्रेंडियल होती है, खाने खाने के बाद होती है। और जो मरीज होगा, आपको सवाल किस तरह पूछा जाएगा कि मरीज हमारा बहुत पतला है, उस पर फैट बिल्कुल भी नहीं है, खाता पीता कुछ भी नहीं है वो, और उसको पेन कब होती है, पोस्ट प्रेंडियल पेन होती है। और जब हमने उसका अल्ट्रासाउंड किया तो उसकी जो ड्यूडेनम है, जो उसकी ड्यूडेनम है वो क्या है, कंप्रेस है, उसकी जो ड्यूडेनम है वो क्या है, कंप्रेस है। तो आपने कहना है कि इसको क्या है, इसको सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी सिंड्रोम है। सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी को जरा हम पढ़ लेते हैं। उसने लिखा हुआ है कि सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी एंड एओर्टा, जो आपकी SMA है, जो सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी, और जो आपकी एओर्टा है, ये दोनों क्या हैं, ये दोनों कंप्रेस कर देती हैं। ये दोनों क्या कर देती हैं, कंप्रेस कर देती हैं। किसको कंप्रेस कर देती हैं, ड्यूडेनम को। ये दोनों कंप्रेस कर देती हैं किसको, ड्यूडेनम को। जिससे क्या होता है, जिससे क्या होता है कि आपका ड्यूडेनम ब्लॉक हो जाता है। जब ड्यूडेनम ब्लॉक होगा तो क्या होगा, आपको पेट होगी, आपको उल्टियां आएंगी। ठीक है, तो SMA और एओर्टा क्या कर देती है, कंप्रेस कर देती है किसको, ड्यूडेनम को। और कौन से ड्यूडेनम को, ट्रांसवर्स ड्यूडेनम को। ट्रांसवर्स ड्यूडेनम, मैंने आपको बताया कि जो ड्यूडेनम होते हैं इसके 4 पार्ट्स होते हैं। मैं आपको डायग्राम दिखाता हूँ एंड पे। इसके 4 पार्ट्स होते हैं, और जो आपका ट्रांसवर्स, टी से ट्रांसवर्स, और टी से आपने क्या याद रखना, थर्ड पार्ट। जो आपका ड्यूडेनम का थर्ड पार्ट होगा, थर्ड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम, वो क्या हो जाएगा, कंप्रेस हो जाएगा। तो बहुत आसान सी बात है, इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है। उसके बाद उसने लिखा हुआ है कि टिपिकली अकर्स इन कंडीशन लाइक डिमिनिश्ड मेसेंटेरिक फैट, कि अगर जो मेल है वो बहुत ज्यादा पतला है, उसको खाता पीता कुछ नहीं है, उसमें फैट ही नहीं है, काना है बिल्कुल, तो उसमें क्या होगा, उसमें सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी सिंड्रोम हो जाएगा। या फिर वो उसमें क्या है, माल न्यूट्रिशन है, तो उसमें ये सारे मसाइल आ जाएंगे। डॉक्टर लाइबा माशाल्लाह पूछ रही है कि इसमें डबल बबल साइन मिलेगा। देखिए, इसमें डबल बबल साइन नहीं मिलेगा हमें, क्योंकि जो ड्यूडेनम है वो सही तरह फुल कंप्रेस नहीं है। कभी ना कभी वो मतलब कभी वो ओपन हो जाता है, कभी वो क्लोज हो जाता है। तो इसमें हमें डबल बबल साइन देखने की कोई खास जरूरत भी नहीं है, और ना ही हमें दिखाई देता है। ठीक है, डबल बबल साइन जो है वो ड्यूडनल अट्रेजिया में दिखाई देता है, और कभी कभी एनुलर पैंक्रियाज में भी दिखाई देता है। ओके जी, अब मुझे शाबाश जल्दी से बताएं कि आपको सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी सिंड्रोम समझ आ गया है, या इसको दोबारा बताऊं, जल्दी बताएं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट यही है इसमें। चलें जी, डॉक्टर आयशा और डॉक्टर समीना को भी बेस्ट समझ आ गई है, और डॉक्टर खिजर, डॉक्टर निमरा, तकरीबन सबको समझ आ चुकी है। वो डायग्राम से दोबारा बताएगा। देखिए, मैंने आपको डायग्राम यही बताई है, देखो हम इसको रेज कर लेते हैं। मैंने आपको ये बताया कि फर्ज करो ये क्या है, एओर्टा, ठीक है, ये एक साइड पे क्या है, एओर्टा, और एक साइड पे क्या है, सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी है। एक साइड पे क्या है, सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी है। नॉर्मल बंदों में क्या होता है कि ये जो येलो येलो है, इट इज जो येलो येलो है, ये क्या है, ये सारी फैट है। तो जो ड्यूडेनम के इर्द गिर्द फैट होती है, जिससे ड्यूडेनम हमारा कंप्रेस नहीं होता। लेकिन अगर कोई बंदा लीन है, ठीक है, जो शकील था हमारा वो क्या है, बहुत पतला है, तो चूंकि वो बहुत ज्यादा लीन है, तो उसमें क्या होगा, जो उसमें ड्यूडेनम होगा वो कंप्रेस हो जाएगा। किसके दरमियान, आपकी एओर्टा के दरमियान और सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी के दरमियान। सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी और एओर्टा के दरमियान क्या हो जाएगा, कंप्रेस हो जाएगा, जिससे क्या होगा, उसको सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी सिंड्रोम हो जाएगा। हम आगे चलते हैं, और आगे है जी आपका नट क्रैकर सिंड्रोम। ठीक है, आगे आपका क्या है, नट क्रैकर सिंड्रोम है। नट क्रैकर सिंड्रोम को जरा हम समझते हैं, बहुत आसान है ये भी। नट क्रैकर सिंड्रोम, तो इसको आपने कैसे याद रखना है। इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसमें होती है जो आपकी होती है लेफ्ट रीनल वेन। ठीक है, जो आपकी किडनी से वेन आ रही होती है, कौन सी वेन आ रही होती है, लेफ्ट रीनल वेन। ठीक है, लेफ्ट रीनल वेन जो आ रही होती है वो क्या हो जाती है, वो कंप्रेस हो जाती है। वो कैसे कंप्रेस होती है, जो आपकी लेफ्ट रीनल वेन होती है, फर्ज करो ये क्या है, आपकी किडनी है। ठीक है, ये क्या है, किडनी है, और इससे जो वेन आ रही होती है, और कहाँ पे जा रही होती है, जो इससे वेन आ रही होती है, इससे वेन कहाँ पे जाती है, आपकी इंफीरियर वेना केवा में जाती है। तो ये क्या है, इंफीरियर वेना केवा, और इसमें जो सीधी वेन जा रही है। अब इससे मैं आपको बल्कि आपसे क्वेश्चन पूछूंगा बाद में, फिलहाल जितने भी स्टूडेंट रेगुलर पाइनियर मेडिकोज है उनको ये क्वेश्चन लाजमी आता होगा, चाहे और कुछ आता ना हो, ये लाजमी आता होगा। ठीक है, तो जो आपका लेफ्ट रीनल वेन है वो किसमें ड्रेन कर रही है, इंफीरियर वेना केवा में। इंफीरियर वेना केवा में क्या कर रही है, ड्रेन कर रही है। ओके, अब जो लेफ्ट रीनल वेन है वो कंप्रेस हो जाती है। कैसे कंप्रेस हो जाती है, बिटवीन किस किस के दरमियान, सुपीरियर सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी, सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी एंड एओर्टा। अगर एओर्टा और सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी के दरमियान अगर हमारी लेफ्ट रीनल रीनल वेन क्या हो जाए, कंप्रेस हो जाए, तो क्या होगा, जाहिर बात है जो हमारी किडनी होगी, जो हमारी किडनी होगी उसमें क्या होगा, जो अगर हमारी किडनी होगी तो क्या होगा, मतलब किडनी की ब्लड सप्लाई ब्लॉक होगी तो क्या होगा कि सबसे पहले तो हमें होगी अबडोमिनल पेन, पेट में दर्द होगा, पेट में क्या होगा, दर्द होगा। लेकिन कौन सा दर्द होगा, फ्लैंक पेन। मैंने आपको बताया था कि बल्कि जो स्टूडेंट रीनल में सिस्टम में नहीं थे, मैंने आपको कहा कि किडनी में कोई भी मसला बन जाए या आपको यूटीआई हो जाए, तो आपको जो मोस्ट कॉमनली पेन कहाँ पे होता है, आपको होता है फ्लैंक पेन।
फ्लैंक पेन हम किसको कहते हैं? जो हमारी कमर है, कमर के निचले हिस्से को हम क्या कहते हैं? फ्लैंक कहते हैं। ठीक है, जो हमारी पेल्विक बोन और जो हमारी रिब्स हैं, इनके दरमियान जो एरिया है कमर वाला, उसको हम क्या कहते हैं? फ्लैंक। तो वहां पे कमर में आपको क्या होगी? नीचे करके दर्द होगी, इसको हम कहते हैं फ्लैंक पेन। इसको हम क्या कहते हैं? फ्लैंक पेन डॉक्टर होगी। उसके अलावा और क्या होगा? उसको ग्रोस हिमाचूरिया, उसको क्या होगा? ग्रोस हिमाचूरिया। अब ये पॉइंट समझने वाला है कि उसको ग्रोस हिमाचूरिया क्यों होगा, ग्रोस हिमाचूरिया क्यों होगा। देखें इसको जरा समझें। जब हम फर्ज करो कि ये जो आपकी रीनल वेन है, ये क्या हो गई है? बंद हो गई है। जो रीनल वेन है वो बंद हो चुकी है। तो जाहिर बात है कि जो किडनी है, जो किडनी के अंदर भी तो बहुत ज्यादा वेन्स होती हैं। किडनी के अंदर भी क्या होती हैं? बहुत ज्यादा वेन्स होती हैं। तो जाहिर बात है, जब आगे ब्लड नहीं जा रहा, किडनी में ब्लड आ तो रहा है लेकिन बाहर नहीं जा रहा। जब ब्लड बाहर नहीं जा रहा तो क्या होगा? जो जो उसकी किडनी के अंदर क्या होगी? किडनी के अंदर जो वेन्स होंगी वो क्या हो जाएंगी? वो रप्चर हो जाएंगी। जब वो रप्चर होगी तो क्या होगा? जब किडनी के अंदर वेन्स रप्चर होंगी तो क्या होगा? ब्लड आएगा। किसमें ब्लड आएगा? आपकी इंफीरियर वेना के थ्रू, या आपका जो यूरिन बन रहा है किडनी में, उसके थ्रू क्या आएगा? ब्लड आएगा। तो जो यूरिन जो आपकी यूरिटर है, यूरिटर में क्या आना शुरू हो जाएगा? ब्लड आना शुरू हो जाएगा। और इसको हम कहते हैं ग्रोस हिमाचूरिया। ग्रोस हिमाचूरिया हम किसको कहते हैं? कि जिसको हम अपनी आंख से देख सके। ऐसा अगर यूरिन में ब्लड आ रहा है और वो हमें अपनी आंख से दिखाई दे रहा है, तो इसको हम कहते हैं ग्रोस हिमाचूरिया। लेकिन अगर हमारे उसमें यूरिन में ब्लड आ रहा है लेकिन हम उसको माइक्रोस्कोप की मदद से देख पा रहे हैं, तो इसको हम कहते हैं माइक्रोस्कोपिक हिमाचूरिया। ठीक हो गया? तो इसमें हमें क्या मिलेगा? ग्रोस हिमाचूरिया मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि इसमें जो वेन्स हैं वो रप्चर हो गई हैं। वेन्स क्यों रप्चर हुई हैं? क्योंकि इसमें जो रीनल वेन है वो क्या हो गई है? डैमेज हो गई है, वो कंप्रेस हो गई है। ओके, ये तो आप सबको पता है। मुझे आप बता सकते हैं कि इसमें वैराकोसील क्यों होगा? इसमें वैराकोसील क्यों होगा जी? जो सारे लावे हैं, जो पाइनियर मेडिकोस के स्टूडेंट हैं, उनको तो ये लाजमी पता होगा। और कुछ आता ना आता हो, ये लाजमी आता होगा। लेकिन जो बाकी स्टूडेंट है जिन्होंने आज हमें पहली दफा या दूसरी दफा ज्वाइन किया, वो भी जरा बताने की जहमत करें कि इसमें वैराकोसील क्यों होगा। जी, डॉक्टर लाइबा ताहिर और डॉक्टर लाइबा, डॉक्टर काशिफ और डॉक्टर खिजर याद तकरीबन सारे सही बता रहे हैं। मुझे कोई और स्टूडेंट बताया ना। डॉक्टर जबी भी हमारे रेगुलर स्टूडेंट, बाकी कोई जो आज पहले दिन आया उसको भी जरा मौका देना बताने का। जी, कोई डैश स्टूडेंट है, डैश सिर्फ लिखा हुआ है, उसने लिखा हुआ है डिक्लाइंड वीनस ड्रेनेज। लेकिन डिक्लाइन वीनस ड्रेनेज किसकी? डिक्लाइन वीनस ड्रेनेज। चलें जी, मैं आपको बताता हूँ। अगर आपको नहीं पता तो आप इसको सुन लें, आपके ये काफी जगह पे काम आएगा। देखें, मैं आपको बताता हूँ। जो आपके गुनेड्स होते हैं, आपके दो गुनेड्स होते हैं। फर्ज करो एक मेल है और उसके दो टेस्टीज हैं। ठीक है, उसके क्या है? दो टेस्टीज है। एक क्या है? लेफ्ट है, और एक क्या है? राइट है। ठीक है, एक क्या है? लेफ्ट है और एक क्या है? राइट है। आपने क्या याद रखना है? आपने क्या याद रखना है कि जो आपका लेफ्ट वाला होता है, जो लेफ्ट गुनेडल वेन होती है, जो लेफ्ट गुनेडल वेन होती है, ये क्या करती है? जो लेफ्ट गुनेडल वेन होती है, ये पहले उसमें जाती है किसमें? लेफ्ट रीनल वेन में जाती है। और फिर लेफ्ट रीनल वेन आगे इंफीरियर वेना के में एंटर होती है। ठीक है, लेकिन जो आपका राइट है, जो आपकी राइट गुनेडल वेन है, ये सीधी चली जाती है किसमें? इंफीरियर वेना केवा में। जो राइट है ये सीधी किसमें चली जाती है? गुनेडल वेन के इंफीरियर वेना केवा में। लेकिन जो लेफ्ट वाली है, पहले ये किसमें जाती है? ये पहले जाती है लेफ्ट रीनल वेन में, और उसके बाद आपकी जाती है इंफीरियर वेना केवा में। अब फर्ज करो एक पेशेंट है और उसकी जो लेफ्ट रीनल वेन है वो खराब हो गई है। जब अगर उसको उसकी लेफ्ट रीनल वेन खराब हो गई है, तो उसको क्या होगा? उसकी जो लेफ्ट टेस्टिस है, उसकी वीनस ड्रेनेज नहीं होगी। जब उसकी लेफ्ट टेस्टिस में वीनस ड्रेनेज नहीं होगी तो क्या होगा? उसको लेफ्ट वेराकोसील हो जाएगा। उसको क्या हो जाएगा? उसकी लेफ्ट टेस्टिस में जो जितनी भी वेन्स होंगी वो क्या हो जाएंगी? वो सारी स्वेल कर जाएंगी। तो मैंने आपको बताया भी था कि जो आपने अक्सर पेशेंट देखा होगा कि अगर एक मेल पेशेंट है और उसमें जो लेफ्ट वेराकोसील या लेफ्ट हाइड्रोसील है, ये मोर कॉमन होता है। इसकी वजह क्या होती है? इसकी वजह यही होती है कि जो आपकी लेफ्ट गुनेडल वेन है वो पहले लेफ्ट रीनल वेन में जाती है और फिर इंफीरियर वेना केवा में जाती है। लेकिन जो आपकी राइट वाली है ये सीधी चली जाती है किसमें? इंफीरियर वेना केवा में। अगर आपको समझ आ गई है तो अच्छी बात है, नहीं भी समझ आई तो कोई मसले वाली बात नहीं है, इसको हमने पहले पढ़ा था। ओके, हम आगे चलते हैं। आगे है जी आपका टू एरियाज ऑफ कोलोन हैव ब्लड सप्लाई। ठीक है, आपके है जी टू एरियाज ऑफ कोलोन हैज डुअल ब्लड सप्लाई। इसको जरा जल्दी से समझें, ये बहुत आसान है लेकिन इसको काफी स्टूडेंट को ये कंफ्यूज करता है। देखें, फर्ज करो ये क्या है? एसोफेगस है। ठीक है, और ये क्या है? स्टमक है। ठीक है, ये क्या है? स्टमक है। ऐसे ही होता है ना। स्टमक के बाद ये क्या है? सी शेप्ड क्या है? ड्यूडेनम है। और ड्यूडेनम के बाद क्या होती है? छोटी छोटी आंत होती है जिसको हम क्या कहते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। अच्छा, मुझे शाबाश, जल्दी से तब तक ये बताना जब तक मैं डायग्राम बनाता हूँ कि जो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन है इसको हम स्मॉल इंटेस्टाइन क्यों कहते हैं, और जो आपकी लार्ज इंटेस्टाइन है उसको हम लार्ज इंटेस्टाइन क्यों कहते हैं। ये आपकी क्या है जी? स्मॉल इंटेस्टाइन है। और स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद आपकी स्टार्ट हो जाती है, क्या स्टार्ट हो जाती है? इसको जरा हम देख, इसके आगे आपकी स्टार्ट हो जाती है आपका असेंडिंग कोलोन आ गया ये। ठीक है, ये क्या है? असेंडिंग कोलोन है। और यहाँ करके आपका क्या आ गया? ट्रांसवर्स कोलोन। और नीचे क्या आपका होता है? डिसेंडिंग कोलोन। और उसके बाद आपका क्या होता है?
अल्लाह भला करे रेक्टम होता है, क्योंकि वो स्मॉल होती है। जी मुझे यही उम्मीद थी आप सबसे कि आप मुझे यही आंसर देंगे कि डॉक्टर बेहजाद माशाल्लाह आपसे उम्मीद नहीं थी कि आप ये आंसर करेंगे, और डॉक्टर खिजर आपसे भी ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। और चलें जी, मुझे काफी आप लोगों ने हर्ट किया है अपने अपने आंसर बता के। इससे पहले कि आप कोई नई इजाज़त शुरू कर दें, मैं आपको बता देता हूँ। देखो, हमें लगता ये है कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ये छोटी होती है। जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसकी लेंथ छोटी होती है। जो स्मॉल इंटेस्टाइन है हमें लगता ये है कि ये कम लेंथी होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ये मोर लेंथी है, ठीक है। ये क्या है, ये ज्यादा लंबी होती है। अब आप कहते हैं कि फिर हम इसको स्मॉल इंटेस्टाइन क्यों कहते हैं, फिर हम इसको स्मॉल इंटेस्टाइन क्यों कहते हैं? क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ तो ज्यादा होती है, लेकिन इसका जो ल्यूमन होता है, जो इसका डायमीटर होता है, वो क्या होता है, स्मॉल होता है। ये पतली होती है। ये क्या होती है, नैरो होती है। इसका ल्यूमन स्मॉल होता है। इसका ल्यूमन स्मॉल होता है, ये पतली होती है। लेकिन जो लार्ज इंटेस्टाइन है, जो लार्ज इंटेस्टाइन है, हमें लगता तो ये है कि जो लार्ज इंटेस्टाइन है ये बड़ी होती है, ये लंबी होती है। लेकिन जो लार्ज इंटेस्टाइन है इसकी लेंथ जो होती है, इसकी जो लेंथ होती है वो क्या होती है, छोटी होती है। लेंथ तो छोटी होती है, लेकिन लेकिन इसका जो ल्यूमन होता है, जो इसका ल्यूमन होता है वो क्या होता है, इसका जो ल्यूमन होता है वो क्या होता है, ब्रॉडर होता है। वो क्या होता है, ब्रॉडर होता है, मतलब कि इस ये काफी बड़ी होती है। ये काफी खुली डुली होती है। सर यही कहा था कि थिन। देखिए थिन, आप डॉक्टर खिजर, अगर आपने थिन कहा था तो मुझे ये समझ आई थी कि इसकी जो वॉल होती है वो थिन होती है। तो इस ऐसा कोई चक्कर नहीं है, इसके ल्यूमन पे डिपेंड करता है। अच्छा खैर, अगर आपने सही बताया था तो अच्छी बात है, अगर नहीं भी सही बताया था तो अब आपने ये नहीं भूलना। अच्छा, अब देखें, ये मैंने आपके सामने एक जीआईटी का एक स्कीमेटिक डायग्राम बनाई है। यहाँ पे आपका क्या होता है, यहाँ पे आपका क्या होता है, स्प्लीन होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, स्प्लीन होता है, और यहाँ पे अल्लाह भला करे आपका क्या होता है, आपका लीवर पड़ा होता है। ऐसे ही होता है ना। अब जो आपकी ये है ट्रांसवर्स कोलोन, और ये क्या है, डिसेंडिंग कोलोन। तो आपका ये जो कोना है, ठीक है, ये जो कोना है जहां पे स्प्लीन पड़ा होता है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं स्प्लीनिक फ्लेक्सचर। इसको हम क्या कहते हैं, स्प्लीनिक स्प्लीनिक फ्लेक्सचर, स्प्लीनिक फ्लेक्सचर, ठीक है, स्प्लीनिक फ्लेक्सचर कहते हैं। स्प्लीनिक फ्लेक्सचर क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्प्लीन पड़ा हुआ है, और हमारी जो ट्रांसवर्स कोलोन है वो कन्वर्ट हो रही है, किस में कन्वर्ट हो रही है, डिसेंडिंग कोलोन में, डिसेंडिंग कोलोन में। ओके, अब आपने जो चीज याद रखनी है वो ये है, जो मैं आपको ब्लू से बताने लगा हूं। देखो, जो आपकी सुपीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी होती है, जो सुपीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी होती है वो क्या करती है, वो हमारी असेंडिंग, देखिए फर्ज करें यहां से आपकी क्या निकल रही है, सुपीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी, ये क्या है, आपकी SMA है। तो सुपीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी आपकी किसको सप्लाई करती है, आपकी सप्लाई करती है, किसको सप्लाई करती है, असेंडिंग कोलोन को, और ट्रांसवर्स कोलोन को भी कर देती है, ठीक है। तो इस तरह आपकी जो सुपीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी है वो इसको सप्लाई कर रही होती है। लेकिन जो आपकी इंफीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी है, जिसको मैं बना लेता हूँ येलो कलर से, ठीक है, तो जो आपकी इंफीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी है वो यहां से निकलती है, और वो किस किस को सप्लाई करती है, वो आपकी सप्लाई करती है जी डिसेंडिंग कोलोन को, और आपके इसको रेक्टम को, रेक्टम के फर्स्ट हिस्से को। ओके, अब आप कहते हैं कि हाँ, मैं आपको क्या चीज बताना चाह रहा हूँ, ठीक है, मैं आपको क्या चीज बताना चाह रहा हूँ, मैं आपको ये चीज बताना चाह रहा हूँ। फर्स्ट करो हम इसको ना रिमूव कर लेते हैं स्प्लीन को। देखो, जो आपका ये वाला स्प्लीनिक फ्लेक्सचर होता है, ये वाला, इसको हम कलर चेंज कर लेते हैं। देखिए, जो आपका स्प्लीनिक फ्लेक्सचर होता है, यहाँ पे आपकी क्या होता है, इसको हम कहते हैं वाटर शेड एरिया। इसको हम क्या कहते हैं, वाटर शेड एरिया। इसको हम क्या कहते हैं, वाटर शेड एरिया। यहाँ पे सप्लाई तो दोनों की होती है, यहाँ पे सप्लाई तो दोनों की होती है, लेकिन देखो यहाँ से एक, मतलब यहाँ पे एक हमने जो आपकी एक ये मोटर लगी हुई है, और ये पाइप लगा हुआ है। अब इनके दरमियान एक ऐसा एरिया होता है जिसको हम कहते हैं वाटर शेड एरिया, जहां पे दोनों की ब्लड सप्लाई बड़ी मुश्किल से पहुंचती है। दोनों अपनी पूरी जोर लगा के ब्लड को पहुंचाते हैं। लेकिन फर्ज करो एक पेशेंट है, और उसका क्या हुआ, उसका रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ। उसका क्या हुआ, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ, और उसका बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हो गया। उसका क्या हो गया, ब्लड लॉस बहुत ज्यादा हो गया। जब उसका ब्लड लॉस हुआ तो क्या हुआ, जब उसका ब्लड लॉस हुआ तो क्या होगा, उसका BP बहुत ज्यादा गिर जाएगा। तो अब मुझे शाबाश आपने ये बताना है कि जो आपका जब एक पेशेंट है उसका BP गिरता है, या उसको हेमरेज होता है, या कुछ भी होता है, ब्लीडिंग होती है बहुत सेवियर, उसका BP गिरता है, तो उसमें मुझे आपने ये बताना है कि कौन सा ऐसा एरिया होगा जीआईटी का जिसमें सबसे ज्यादा चांसेस है एस्कीमिया के, जिसमें सबसे ज्यादा चांसेस है एस्कीमिया के। जल्दी बताएं, उस एरिया का क्या नाम है? जी डॉक्टर जिशान, एक्सीलेंट। उस एरिया को हम कहेंगे वाटर शेड एरिया। अब आप कहते हैं कि यार समझ नहीं आई। देखो, ये तो मैंने आपको समझाई है डायग्राम से। अब हम इसको जरा समझते हैं वैसे अपने देसी तरीके से। देखो, फर्ज करो ये क्या है, स्प्लीनिक फ्लेक्सचर है, ठीक है, ये क्या है, स्प्लीनिक फ्लेक्सचर है। नीचे से सप्लाई आ रही है इंफीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी की, और इसका एक पाइप लगा हुआ, और पाइप मैक्सिमम मैक्सिमम अपना पूरा जोर लगा के यहां तक ब्लड पहुंचा रहा है, ऐसे ही है। और यहां से आपकी आ रही है सुपीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी, और ये अपना पूरा जोर लगाती है, और ये ब्लड आपका पहुंचा रही है यहां तक, ठीक है, यहां तक अपना पूरा ब्लड पहुंचा रही है। ये जो दरमियान में एरिया है, ये वाला जो मैंने हाईलाइट किया है, इसको हम कहते हैं वाटर शेड एरिया।
इसको हम क्या कहते हैं? वाटर शेड एरिया कहते हैं। अब फर्ज करो एक पेशेंट है, उसका बीपी गिरता है, एक पेशेंट है, उसका बीपी गिरता है या उसका रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट होता है, तो बीपी जब गिरेगा तो क्या होगा? ब्लड ब्लड की कमी हो जाएगी। जब ब्लड की कमी होगी तो मुझे आपने ये सोच के बताना है कि ये जो वाटरशेड एरिया होगा, ये जो वाटरशेड एरिया होगा, यहाँ तक ब्लड कम पहुंचेगा या ज्यादा पहुंचेगा? जो वाटरशेड एरिया मैंने आपको बताया, इसमें ब्लड कम पहुंचेगा, ज्यादा पहुंचेगा? जी, सारे कह रहे हैं कि इसमें में ब्लड कम पहुंचेगा। जाहिर बात है, जब ब्लड कम पहुंचेगा, यहाँ पे ब्लड कम पहुंचेगा तो क्या होगा? इट इज एट हाईएस्ट रिस्क ऑफ इस्कीमिया, कि यहाँ पे सबसे ज्यादा चांसेस है किसके? इस्कीमिया होने के। तो अगर एक पेशेंट आपके पास आपको आपको एक क्वेश्चन आता है कि बताएं शाबाश, कि एक पेशेंट है, उसका एक्सीडेंट होता है, उसमें ब्लड की कमी हो जाती है, उसकी बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होती है, उसका बीपी बहुत ज्यादा गिर जाता है, उसकी जीआईटी में इस्कीमिया हो गया है, तो मुझे बताएं कि कौन सा एरिया होगा जिसमें इस्कीमिया होने के चांसेस सबसे ज्यादा हैं? उस फ्लेक्सचर को हम क्या कहेंगे? उस एरिया के फ्लेक्सचर को हम क्या कहेंगे? जी, शाबाश, डॉक्टर फवाद खान सही बता रहे हैं। जल्दी बताएं। उसको हम कहेंगे स्प्लीनिक फ्लेक्सचर। उसको हम क्या कहेंगे? स्प्लीनिक फ्लेक्सचर। अब समझ आई है ना? देसी तरीके से समझ आ गई है, डायग्राम से समझ नहीं आई थी, कोई मसले वाली बात नहीं है। ठीक हो गया? तो इसको हम कहेंगे स्प्लीनिक फ्लेक्सचर। ओके, सेम यही कॉन्सेप्ट आपने अप्लाई करना है कहां पे? रेक्टम रेक्टोसिग्मॉइड जंक्शन। रेक्टो रेक्टोसिग्मॉइड जंक्शन। जो आपका रेक्टोसिग्मॉइड जंक्शन होता है, वहां पे क्या होता है? वहां पे भी आपकी दो आर्टरीज होती हैं। कौन कौन सी आर्टरी होती है? सिग्मोइडल आर्टरी। आपकी कौन सी होती है? सिग्मोइडल आर्टरी होती है, सिग्मोइडल आर्टरी। और किसके दरमियान एनास्टोमोसिस बनना होता है? किसके दरमियान? आपकी इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी। इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी, सॉरी सॉरी, इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी प्लस किसके साथ? रेक्टल ब्रांच, सुपीरियर रेक्टल ब्रांच, जो आपकी रेक्टम, सुपीरियर रेक्टल ब्रांच और आपकी इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी, इनके दरमियान क्या बनना होता है? आपका एक एनास्टोमोसिस बनना होता है। आपका क्या बनना होता है? एनास्टोमोसिस बनना होता है। तो ये भी क्या होगा? वाटर शेड एरिया होगा। ये भी क्या होगा? वाटर शेड एरिया होगा। तो इसमें भी क्या होंगे? इसमें भी हाईएस्ट रिस्क होते हैं किसके? इस्कीमिया होने के। तो ये आपकी बुक पे लिखा हुआ है, बहुत आसान सी बातें हैं। अच्छा, बाकी 2 लाइनें रह गई हैं, वो मैं आपको रीड करके बता देता हूँ, उसमें कुछ भी समझाने वाली बात नहीं है। आपकी बुक ने एक बात बात लिखी है कि जो आपकी आर्टरीज हैं, सप्लाइंग जीआई स्ट्रक्चर, कि ऐसी आर्टरीज जो कि किसको सप्लाई करती हैं? जो ऐसी आर्टरीज जो कि सप्लाई करती हैं किसको? जीआई स्ट्रक्चर को, जिसमें आपकी स्टमक आती है, आपकी बाकी सारी चीजें आती हैं। तो जीआई स्ट्रक्चर को जो आर्टरी सप्लाई करती हैं, वो क्या होती हैं? वो कैसे अराइज होती हैं? दे आर सिंगल। वो क्या होती हैं? सिंगल होती हैं। वो क्या होती हैं? एक तो वो सिंगल होती हैं, और क्या होती हैं? वो ब्रांच देती हैं इंटीरियरली। वो ब्रांच देती है इंटीरियर। जिस तरह हमने पढ़ा कि इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी होगी आपकी, वो इंफीरियर हो गई, सुपीरियर हो गई, उसके अलावा आपकी दूसरी होगी सीलियक ट्रंक। तो ये क्या करती हैं? दे आर सिंगल एंड दे ब्रांच इंटीरियरली। ये आपकी बुक की लाइन है, इसको आप सिर्फ एक दफा पढ़ लेना, याद नहीं करना। उसके बाद है जी आपकी जो होती हैं नॉन जीआई स्ट्रक्चर को, जो नॉन जीआई स्ट्रक्चर को सप्लाई करती हैं, वो क्या होती हैं? वो आपकी एब्डोमिनल एओर्टा से निकलती हैं लेटरली। वो क्या निकलती हैं? लेटरली। ठीक है? वो साइडों से निकलती हैं। जो साइडों से निकलती है वो मोस्टली किनको सप्लाई करती है? नॉन जीआई स्ट्रक्चर को। वो किसको सप्लाई करती है? मोस्टली नॉन जीआई स्ट्रक्चर को। और जो आपकी सामने से एओर्टा से निकलती है, उनको वो किनको सप्लाई करती है? जीआई स्ट्रक्चर्स को सप्लाई करती हैं। तो ये आपने याद रखना कि इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है। ठीक हो गया?